नमस्कार, न्यूज आवर के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। लोकसभा चुनाव की तैयारियां अब शुरू हो चुकी हैं। कांग्रेस विधानसभा के जनता जनार्दन के आदेश के बाद अब लोकसभा की अधिकतम सीटों पर अपना अधिकार जमाने के लिए तैयारी कर रही है। कांग्रेस प्रभारी सचिन पायलट छत्तीसगढ़ दौरे पर हैं, जहां स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में सभी संभावित प्रत्याशियों से 1-to-1 चर्चा कर रहे हैं। क्यों हो रही है यह चर्चा, देखते हैं इस रिपोर्ट में, फिर चर्चा भी करेंगे। कांग्रेस की बैठक में चर्चा, स्क्रीनिंग कमेटी में 1-to-1। कौन होगा प्रत्याशी, किस पर लगेगा दाव, किसका खिलेगा चेहरा, किसको करना पड़ेगा इंतजार। विधानसभा में हारे, लोकसभा चुनाव में दावे, बीजेपी पर अनुमान, नए चेहरों पर दाव। दोनों ही पार्टियों लोकसभा में ज्यादा सीटों पर अपना अधिकार जमाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। जहां एक और बीजेपी 11 की 11 सीटों पर अपना अधिकार जमाने की बात कर रही है, वहीं कांग्रेस अधिकतम सीटों पर कब्जा जमाने की बात कह रही है। कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में कांग्रेस प्रभारी सचिन पायलट ने सभी 11 लोकसभा की सीटों के प्रमुख नेताओं से 1-to-1 चर्चा की और उनका कहना है कि नए चेहरों पर दाव लगाया जा सकता है और जो अनुभवी लोग हैं उन्हें मौका दिया जाएगा। मीटिंग हुई है स्क्रीनिंग कमेटी की, जो आप इशू बता रहे हैं वो हम सब जानते हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ में पहली बार हम सब लोगों ने जो 11 लोकसभा क्षेत्र हैं वहाँ के सभी प्रोमिनेंट नेताओं से खुले माहौल में चर्चा करी है। सब कैंडिडेट्स के बारे में हमने डिस्कस किया है, प्लस एंड माइनस। और जो आपका सवाल था, हमारी कोशिश रहेगी कि हम नए लोगों को मौका दें, लेकिन जो अनुभवी लोग हैं जो चुनाव जीत सकते हैं उस पर पार्टी अपना दाव खेलेगी। ये चुनाव जीतना बहुत ज़रूरी है और मुझे लगता है कि जैसा पहले यहाँ चुनाव हुए उससे कहीं बेहतर प्रदर्शन हमारी इस बार होगा। हमारा वोट शेयर इस विधानसभा चुनाव में कम नहीं हुआ है। हम चुनाव हार जरूर गए, लेकिन मत प्रतिशत हमारा बराबर था पिछली बार की तरह। और सरकार बनने के तुरंत बाद जिस प्रकार से लोगों को लग रहा है कि वादे झूठे किए थे और वो धरातल पर उतर नहीं पा रहे हैं, और 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी केंद्र सरकार की भी है, उन सब इशू पर चर्चा करी। आज अच्छा दिन भर का प्रोग्राम रहा। कांग्रेस में हुई स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में ये चर्चाएं चल रही हैं कि कांग्रेस हारे हुए मंत्रियों को लोकसभा चुनाव पर उतार सकती है और युवाओं पर भी फोकस किया जा सकता है। वहीं बीजेपी की बात करें तो जिस तरह से कैबिनेट के गठन में पुराने चेहरे को दरकिनार करते हुए नए चेहरों को मंत्रिमंडल में जगह दी गई है, इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि लोकसभा की 11 सीटों में भी बीजेपी ने पूरी तरह से नए चेहरों पर ही दाव लगाएगी। इस पर कैबिनेट मंत्री रामविचार नेताम ने कहा कि कांग्रेस हताशा और निराशा में है। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि क्या करना चाहिए। जिस तरह से उनकी स्थिति है, वे एक भी सीट नहीं ला पाएंगे। अभी कांग्रेस एक तरह से निराश है, हताश भी है और टूट चुके हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ में जिस प्रकार से एक वातावरण बना करके चल रहे थे कि नहीं हमारी सरकार रिपीट हो रही है, तो ये बैठक तो उनका चलते रहेगा, उसमें कुछ होना जाना नहीं है। और उनको ये भी अब महसूस होने लगा है कि छत्तीसगढ़ में एक आध सीट भी पाना उनके लिए बहुत मुश्किल का काम है। लोकसभा चुनाव को अब कुछ ही महीने शेष रह गए। दोनों ही पार्टियां इस विचार विमर्श में है कि आखिर इस महत्वपूर्ण 11 सीटों पर ऐसे किस चेहरे को उतारा जाए जिस पर लोगों का विश्वास बना रहे और जीत उनके हाथों में आ जाए। बैठकों का दौर जारी है। अभी आने वाले समय में और भी लगातार बैठकें होती रहेंगी, लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि ऐसे कौन से 11 चेहरे होंगे जो लोकसभा चुनाव में अपनी पार्टी का नेतृत्व करेंगे। डॉक्टर संजय शेखर, स्टेट हेड, छत्तीसगढ़। तो 11 चेहरे पर चुनाव लड़ने की कवायद हो रही है। कौन सा वह चेहरा होगा, किस पर दांव खेलेगी कांग्रेस और किस पर बीजेपी। हालांकि बीजेपी के बारे में यह कहा जा रहा है कि वो नए चेहरों पर दांव लगा सकती है, आज तक का उसका जो रिकॉर्ड है इसको देखते हुए। लेकिन क्या कांग्रेस हारे हुए विधानसभा चुनाव में हारे हुए प्रत्याशियों को लोकसभा का चुनाव लड़ाएगी? आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा, और चर्चा के लिए हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हुए हैं उनसे आपका परिचय करा दें।
जसविंदर सिंह बग्गा प्रवक्ता बीजेपी, संजय देवांगन प्रवक्ता कांग्रेस, डॉक्टर संजय शेखर वरिष्ठ पत्रकार, तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। चर्चा की शुरुआत कर रहे हैं संजय देवांगन जी, प्रवक्ता कांग्रेस। संजय देवांगन जी, सवाल ये है कि जो छत्तीसगढ़ के प्रभारी हैं सचिन पायलट, वो 1-to-1 चर्चा कर रहे हैं। क्या लगता है कि इस बार जो प्रत्याशी चुने जाएंगे लोकसभा के 11 सीटों के लिए, उनमें कुछ ऐसे भी प्रत्याशी हो सकते हैं जो विधानसभा चुनाव हार चुके हैं? जी बिल्कुल। अभी जो बैठक चल रही है, जो दौर है 1-to-1 का, एक कहावत है ना, दूध का जला छाछ को भी फूंक के पीता है। तो हमारे साथ जो परिस्थितियां छत्तीसगढ़ के अंदर हुई है, उसके बाद स्वाभाविक सी बात है कि 1-to-1 करने के बाद सभी 11 लोकसभा के जाने माने चेहरे जो प्रत्याशी बनने के लिए आज आगे आए हैं, जो आवेदन कर रहे हैं, उनके विषय में चर्चा होगी। जो बेहतर हो सकता है, जो बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं, जो जीत सकते हैं, ये सभी पार्टी का एक अपना रहता है, विचार रहता है, और उसी के तहत कांग्रेस भी इस बात को कर रही है। और हमारे छत्तीसगढ़ के प्रभारी बनने के बाद दूसरे बार दौरा हो रहा है उनका, तो सभी नेताओं से कल को एक परिस्थिति नहीं होनी चाहिए कि हमसे नहीं पूछा गया है या हमसे कोई राय नहीं ली गई। इसलिए सभी लोगों को बैठा करके चर्चा की जा रही है ताकि लोकसभा में बेहतर प्रत्याशी उतार करके छत्तीसगढ़ के अंदर अधिक से अधिक सीट कांग्रेस जीत सके। जी, बेहतर प्रत्याशी उतारने के लिए तो सर्वे होता है, उसके बाद से ये देखा जाता है कि किसकी कनेक्टिविटी लोगों में ज्यादा है, और भी तमाम उपाय किए जाते हैं, जांचा जाता है, परखा जाता है। 1-to-1 चर्चा करने का क्या अर्थ हम समझें? जी बिल्कुल, ये ऐसा है कि आप किसी क्षेत्र पे चुनाव लड़ने के लिए जब जाते हैं तो आपके कार्यकर्ता जो होते हैं वो आपके प्रमुख लोग हैं, जो जनता के बीच जुड़े रहते हैं, जनता की नब्ज को जानते हैं, जो वोट डालते हैं, वोटर से जुड़े रहते हैं। तो आज अगर कोई बातें 1-to-1 में जो बातें होंगी, इनको ले करके उस क्षेत्र पे दौरा होगा, उस क्षेत्र में दौरा करने के पश्चात देखा जाएगा। आप देखेंगे कई जैसे ऐसे चेहरे भी हैं विधानसभा में जो चुनाव लड़े हैं, उन्हें बहुत कम अंतर पे हारे हुए लोग हैं। तो क्या लोग जनता के सामने उनको लेकर के आने से जनता उन्हें स्वीकार करेंगी? जनता किनको चाहती है? तो जब तक हम लोगों के विषय में नहीं जानेंगे, जनता के बीच उनके नाम को लेकर के कैसे जाएंगे और जनता फिर कैसे अपनी फैसला सुनाएगी? इसलिए 1-to-1 जरूरी है पार्टी के अंदर, और सभी कार्यकर्ताओं का सम्मान भी जरूरी है। तो कार्यकर्ताओं के सम्मान के रूप में भी इसे देखा जा सकता है। जी, हम आएंगे। जसविंदर सिंह बग्गा जी, बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं। क्या लगता है आपको कि जैसा कि बीजेपी भी 11 सीटों पर अपने उम्मीदवार तो खड़े करेगी और इसके लिए पूरी तैयारी भी कर रही है, लेकिन जो पहला ट्रैक रिकॉर्ड है बीजेपी का कि नए चेहरों पे दांव खेलती है, क्या लोकसभा चुनाव में भी ऐसा ही होने वाला है? जी देखिए देवेंद्र जी, भारतीय जनता पार्टी ऐसे लोगों को चुनाव में उतारती है जो जनता की नब्ज को पहचानते हैं, जनता के बीच लगातार काम करते हैं, जनता की समस्याओं को लेकर लड़ते रहते हैं। ऐसे लोगों को हम अपना प्रत्याशी बनाते हैं और मुझे लगता है कि उनकी कनेक्टिविटी जनता से बहुत अच्छी होती है और हमारे पार्टी के सिद्धांतों से जनता प्रभावित भी है। इस कारण से हमारे ज्यादा उम्मीदवार जीत के आते हैं। और जैसा कांग्रेस के प्रवक्ता मित्र संजय जी कह रहे थे कि कांग्रेस जनता के बीच जा रही है, लोकप्रिय प्रत्याशियों को ढूंढ रही है, 1-to-1 कनेक्ट कर रही है और बाकी सारा विषय, तो हर पार्टी जनता के बीच जाती है, लोकप्रिय प्रत्याशी ढूंढने की कोशिश करती है। ऐसी ही कोशिश कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव के पहले भी जनता के बीच जाके की थी। देखिए कैसे प्रत्याशी ढूंढ के लाई वो। 75 जीतने वाली कांग्रेस 35 पे आके अटक गई। और जो 1-to-1 बात जो आप उनसे पूछ रहे थे और जिसका जवाब उन्होंने नहीं दिया है देवेंद्र जी, वो क्या है? एक्चुअल में कांग्रेस में डर का माहौल है। और डर कैसा? लोग कह रहे हैं कि जो 5 वर्ष मंत्री रहे ऐसे बड़े नेताओं को चुनाव लड़ाया जाए। और जो बड़े नेता है वो क्या कह रहे हैं?
वह कह रहा है, मान भूपेश बघेल का बयान देखिए, भूपेश बघेल स्वयं कह रहे हैं कि जब सारे लोग लड़ेंगे तब मैं चुनाव लड़ूंगा। ये जो डर का माहौल कांग्रेस के अंदर में है, ये स्पष्ट रूप से इंगित कर रहा है कि कांग्रेस 2024 के लोकसभा चुनाव में अपनी संभावनाओं को तलाश नहीं पा रही है। उसे दिख रहा है कि 11 की 11 सीटें वे हारने वाली हैं, प्रत्याशी चुनने में कठिनाई हो रही है। और प्रत्याशी चुनने के लिए कौन आए हैं? इनके प्रभारी सचिन पायलट छत्तीसगढ़ आए हैं। सचिन पायलट ने राजस्थान में क्या किया है, इस बात को मुझसे बेहतर आप समझते हैं देवेंद्र जी। और कांग्रेस में डर का माहौल तो आपको भी दिख रहा होगा। जी, कांग्रेस में डर का माहौल है। खैर, जवाब तैयार रखिएगा संजय देवांगन जी, आप जवाब तैयार रखिएगा। हम जाना चाहेंगे डॉक्टर संजय शेखर, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर संजय शेखर, कांग्रेस में 1-to-1 चर्चा हो रही है, इस 1-to-1 चर्चा के निहितार्थ समझना चाहेंगे हम आपसे। देखिए, 1-to-1 चर्चा के निहितार्थ दो तरह से है। एक तो ये है कि वाकई सचिन पायलट जो है वो ईमानदारी से जो कार्यकर्ता है उसकी राय जानना चाहती है, और एक चीज ये है। दूसरी जो इसके पीछे मूल मकसद ये है कि हरेक जो लोकसभा क्षेत्र है उसमें जो कांग्रेस के छत्तीसगढ़ के बड़े बड़े जो छत्रप है, बड़े बड़े जो नेता है, चाहे वो भूपेश बघेल कह ले, चाहे वो टी.एस. सिंहदेव कह ले, चाहे वो ताम्रध्वज साहू कह ले, चाहे वो चरणदास महंत कह ले, चाहे प्रदेश अध्यक्ष की बात कर ले दीपक बैठ की, इन सबके अपने अपने पसंद के कैंडिडेट सब जगह के लिए तय है। सब चाहते हैं कि उनकी तरफ से इस कैंडिडेट को इस लोकसभा क्षेत्र से उतारा जाए। और चूंकि उस नाम से सहमति बनाना और उसको फाइनल करना ये अपने आप में चुनौतीपूर्ण काम है, और ये चुनौती सचिन पायलट के कंधों पे है। लिहाजा सचिन पायलट, उसका नफा नुकसान क्या होगा अगर किसी छत्रप का कोई कैंडिडेट, बड़ा कैंडिडेट, अगर भूपेश बघेल कहीं से किसी को उतारना चाह रहे हैं और संगठन यदि उसके विरुद्ध जाकर के किसी दूसरे कैंडिडेट को उतारता है, तो वहां पर किस तरह की संभावनाएं रहेगी, किस तरीके से वहां पर पार्टी को नुकसान उठाना पड़ सकता है, या किस तरीके से पार्टी को वहां पर नाराजगी का सामना करना पड़ सकता है। इन तमाम चीजों का आकलन सचिन पायलट कर रहे हैं। और इस सब के बीच में भी अभी चर्चा चल रही थी कि सब जगह से नाम किसके आ रहे हैं कार्यकर्ताओं की तरफ से, भैया कि आपने पूरी पार्टी को संभाल के रखा है, तो राजनांदगांव से कहा जा रहा है कि भूपेश बघेल चुनाव लड़े, दुर्ग से कहा जा रहा है कि ताम्रध्वज साहू चुनाव लड़े, बिलासपुर से टी.एस. सिंहदेव का नाम सामने आ रहा है, बस्तर से दीपक बैठ खुद है ही पीसीसी की, कांकेर से मोहन मरकाम का नाम आ रहा है, इसी तरीके से अंबिकापुर से पूर्व मंत्री अमरजीत भगत का नाम आ रहा है। नहीं, जब इस तरह के नाम आ रहे हैं तो 1-to-1 चर्चा और फिर ये सर्वे और ये तमाम ये चीजें, इसका मतलब क्या रहा? इसका मतलब ये है कि संभावनाएं जो है बहुत ज्यादा है नहीं कांग्रेस के लिए। देखिए, जिस तरह की कांग्रेस की परिस्थितियां हैं, और सामान्यतः जब लोकसभा का चुनाव होता है तो जिन मुद्दों के आधार पर लोकसभा का चुनाव होता है, उन मुद्दों को अगर आप समझने का प्रयास करेंगे तो संभावनाएं कांग्रेस के लिए सीमित है। और उन सीमित संभावनाओं में सचिन पायलट को अपनी उपस्थिति दर्ज करनी है। अगर उस सीट वो जिता कर ले आते हैं, अभी 2 सीट यहाँ पर है कांग्रेस पार्टी के कब्जे में, अगर कम से कम वो 2 सीट का कब्जा भी बरकरार सचिन पायलट रख लेते हैं तो उनके आने की एक सार्थकता सिद्ध होगी, और वो हर एक मंच पे बता पाएंगे कि हम ये 2 सीट आपके बचा लिए। और इसके लिए उनको मेहनत करने की जरूरत है, और इसी कवायद में वो जुटे हुए हैं कि हर एक जगह से केवल बड़े नाम के कारण उनको न उतारा जाए, या किसी बड़े छत्रप के कहने के कारण किसी कैंडिडेट को न उतारा जाए, बल्कि सामंजस्य बिठा करके जो जिताऊ कैंडिडेट हो उसको लोकसभा क्षेत्र से उम्मीदवार बनाया जाए। जी, संजय देवांगन जी, हम आपके पास आना चाह रहे हैं, स्थितियां क्या हैं? अभी बग्गा जी ने भी एक लगातार कटाक्ष किए हैं आप पे, तो जवाब तो तैयार रखा ही होगा आपने, लेकिन अगर इस तरह के छत्रपों के नाम, जो छत्रप हैं उनके जो करीबी हैं,
उनको टिकट देने की प्रक्रिया चल रही है तो फिर प्रभारी का कोई मतलब तो होता नहीं है। फिर ये दिखावा क्यों किया जा रहा है? जनता को भ्रम में डालने की कवायद क्या कांग्रेस कर रही है? देखिए, सर्वप्रथम तो बग्गा जी का मैं जवाब दे दूं। बग्गा जी ने जो कहा कि कांग्रेस जो डरे सहमे है, तो उन्हें याद दिलाऊं मैं कि 2018 में इनका एक नारा था, अब की बार 55 पार, और हमारा नारा था 2023 में, अब की बार 75 पार। तो जनता ने दिखा दिया दोनों को। तो अब जो सत्ता पे रहता है, एंटी कंवेंसी जो बनता है, अब 10 साल दिखाया किसको? जनता ने दिखाया किसको? सुन लीजिए मेरी बात। जो 10 साल एंटी कंवेंसी जो भाजपा की है, जो राज्य में जो चुनाव थे और ये केंद्र की चुनाव है, दोनों के मुद्दों में फर्क रहेंगी। दूसरी बात, आज हम जो छत्तीसगढ़ के अंदर में विधानसभा में जो हम परास्त हुए हैं, जो जनता ने हमसे विपक्ष में बैठाया है, तो ये दौर स्वाभाविक है। दूसरी बात यह है कि मेरा सामने वाला अपना करेगा, लेकिन हमारा जो प्रभारी आए हुए हैं, जो केंद्र से हमारे बीच में आकर के बैठे हैं, राज्य से दिल्ली से आके बैठे हैं, उनको इसलिए भेजा गया है ताकि रिश्तों की नहीं, छत्तीसगढ़ की नब्ज पे चुनाव लड़ा जाएगा। छत्तीसगढ़ की जनता क्या चाहती है, इस विषय पे चर्चा होगी। तो जब तक ये परिस्थितियां सामने नहीं आएंगी, तब तक ये बात क्लियर नहीं होगी। और जब तक हम चर्चा करेंगे नहीं, 1 to 1 करेंगे नहीं, तो आपके मन की बात क्या है? कल परिस्थितियां ऐसी ना हो जो आज हमारे पास पड़ी है। एक कहावत है ना, मन की बात छत्रपों में है ना सर, वही बात तो है। मन की बात कतार से नहीं, छत्रपों की जो बात है, आपके कांग्रेस में जो छत्रप हैं, अगर उनकी ही बात चलनी है तो 1 to 1, वही मैं बात बार बार कह रहा हूं कि इसका कोई मतलब तो होता नहीं है। फिर ये भ्रम की स्थिति अपने आप को कांग्रेस कितना भ्रम में रखेगी, कितना भ्रम में रखेगी? जी कुशवाहा जी, ये भ्रम की बात नहीं है। हाँ, किसी भी भ्रम को तोड़ने के लिए, किसी भी बात को जनता के बीच जब जाना है हमको, जब हम ही एक नहीं रहेंगे, हम अपनी बात को एक नहीं करेंगे। बस यही बात तो है, बस यही बात तो समझने वाली थी। यानी कि आप लोग अपने को एकजुट करने का प्रयास कर रहे हैं। आप लोग अपने को एकजुट करने का प्रयास अभी है नहीं, अभी है नहीं। कुशवाहा जी सुन लीजिए, पहले बात सुन लीजिए, फिर आपके प्रश्न होंगे। जी, हम सब एक है, लेकिन क्या जब जनता के बीच में जाएंगे तो क्या आपकी मोटो, आपकी विचार एक नहीं होनी चाहिए? कौन से लोकसभा में प्रभारी कौन होंगे, लोकसभा में कौन किसको देखेगा? चलिए, तो ये सब विचार होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? चलिए, ठीक है। और जब तक आप नहीं करेंगे तो कैसे जनता दी जाएंगे? ठीक है जी, विचार बैठ का दौरा का जो जरूरी है होना चाहिए। विचार कीजिए। बग्गा जी के पास हम जाना चाहेंगे। बग्गा जी कुछ कहना चाह रहे थे आप? देखिए, संजय जी कुछ बातें कह रहे थे, मैं दोहराना चाह रहा था कि कांग्रेस में डर का वातावरण क्यों है। देखिए, 2018 में जब हम हारे गए थे ना संजय जी, उस वक्त भी हमने 15 सीटों में आने के बाद भी लोकसभा के चुनाव में 9 सीटें जीती हैं। आपने रिकॉर्ड जीत प्राप्त की थी 2018 के चुनाव में, फिर भी 2 सीटों पे ही जीत पाए थे आप। और ये डर आपके अंदर में है कि जब आज भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट बहुमत की सरकार छत्तीसगढ़ में है, तो आपको कितनी सीटें मिलने वाली हैं? और दूसरा विषय जो आप बार बार कह रहे हैं कि हम जनता के बीच जा रहे हैं, जनता से पूछना चाह रहे हैं कि जनता क्या चाहती है। संजय जी, अगर आप अभी भी नहीं जान पाए हैं कि छत्तीसगढ़ की जनता क्या चाहती है, तो 2023 के चुनाव परिणाम को एक बार फिर से देख लीजिए। छत्तीसगढ़ की जनता ने स्पष्ट रूप से आपके प्रत्याशियों को नकार दिया था। नहीं, बग्गा साहब, आप कह रहे हैं कि विधानसभा चुनाव जीतने के बाद भी जो लोकसभा चुनाव आया उसमें 9 सीटें बीजेपी को मिली, लेकिन इस समय जो बीजेपी ने विजय प्राप्त की है विधानसभा चुनाव में, तो ये तो उल्टा भी हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? आप ये बताइए। ये देखिए जी, कांग्रेस के प्रति आपकी अच्छी सोच को इंगित करता है देवेंद्र जी, लेकिन क्यों नहीं होगा मैं बताता हूं। बिल्कुल देखिए, क्यों नहीं होगा मैं बताता हूं आपको। आप अप्रत्यक्ष रूप से टैग लगा रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है बग्गा साहब।
चलिए मैं आपको इस बात के लिए फिर से बताता हूं कि ऐसा क्यों नहीं होने वाला है। दो कारण हैं। छत्तीसगढ़ में मूलतः दो पार्टियां हैं जो चुनाव लड़ती हैं, विधानसभा का, लोकसभा का। कुछ छोटी पार्टियां भी हैं, लेकिन लोकसभा में ये छोटी पार्टियां परिणाम के हिसाब से बहुत ज्यादा प्रभावी होंगी ऐसा मुझे नहीं लगता, अब तक तो दिखी नहीं है। बिल्कुल। होना क्या है कि जो दो पार्टियों को चुनाव लड़ना है, एक विधानसभा में जीत के आई है, दूसरी विधानसभा में हार के आई है। नियमतः दोनों पार्टियों में से हारी टीम को, हारी पार्टी को चुनाव की तैयारी पहले प्रारंभ कर देनी चाहिए थी। हो उल्टा रहा है। जीतने के बाद भी हमने 11 लोकसभा सीटों पर तैयारी पहले प्रारंभ की है। 11 लोकसभा सीटों को हमने 3 क्लस्टर में बांट दिया है। 3 क्लस्टर को हमने 3 बहुत प्रभावी महत्वपूर्ण राजनेताओं के हाथ में दिया है। माननीय राजेश मूणत जी एक क्लस्टर को देख रहे हैं, कुमार अग्रवाल जी देख रहे हैं, और एक को अजय चंद्राकर जी देख रहे हैं। तीनों चुनावी रणनीति के माहिर माने जाते हैं। और उसके बाद हमने 11 लोकसभा सीटों में अपने प्रभारी, सह प्रभारी, संयोजक, सह संयोजक नियुक्त करने के बाद हर लोकसभा में हमारी संगठनात्मक बैठकें प्रारंभ हो चुकी हैं देवेंद्र जी। और कांग्रेस अब तक सिर्फ आपस की बातचीत, सिर्फ बातचीत में अटके कि किस प्रकार से किस प्रत्याशी को ढूंढकर चुनाव लड़ाया जाए। वह ए को ढूंढती है तो ए भाग जाता है, और बी को पकड़ती है तो बी भाग जाता है। इसलिए मैंने कहा था कि कांग्रेस में डर का वातावरण है। और दूसरी बात देवेंद्र जी, जल्दी से चुनाव लड़ने के लिए प्रत्याशी के बाद, तैयारियों के बाद मुद्दे होने चाहिए। भारतीय जनता पार्टी मुद्दों पर चुनाव लड़ेगी। माननीय मोदी जी के 10 वर्षों के जन कल्याणकारी नीतियों पर चुनाव लड़ेगी। गरीबों को दिए गए प्रधानमंत्री आवास पर चुनाव लड़ेगी। घर घर पहुंचे बिजली पर चुनाव लड़ेगी। घर घर पहुंचे पानी पर चुनाव लड़ेगी। उज्ज्वला योजना पर चुनाव लड़ेगी। राम मंदिर पर भी लड़ेगी। चुनाव लड़ेगी। चलिए, राम मंदिर पर, राम मंदिर तो आस्था का विषय है देवेंद्र जी, राजनीतिक विषय नहीं है। लेकिन ये मान के चलिए कि भारत की जनता इस बात को बहुत अच्छे से जानती है, स्वीकारती है कि जिसने प्रभु राम जी के जन्मभूमि के लिए संघर्ष किया है, आहुतियां दी हैं, बलिदान दिया है, जिसके लोग शहीद हुए हैं, उसके प्रति भावना तो होगी ना। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हम आएंगे आपके पास। डॉक्टर संजय शेखर, हम आपके पास आना चाह रहे हैं। जैसे कि बग्गा जी ने ये पूरी प्रक्रिया समझाई है कि किस तरह से हमारी तैयारी है, और अभी कांग्रेस उलझी हुई है अपने आप में। क्या स्थितियां बग्गा जी जो बयान किए हैं वो सच दिख रही हैं? आपके नजरिए से क्या है? अब बिल्कुल देखिए भारतीय जनता पार्टी पहले दिन से चुनाव की तैयारी में, एक चुनाव जीतती है और उसके अगले दिन से दूसरे चुनाव की तैयारी में जुट जाती है। और ये भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत ही प्रचलित उक्ति है और लोग सब जानते हैं। और छत्तीसगढ़ के संदर्भ में भी ये बात सही है। अभी तक तमाम बैठकें हो चुकी है। क्लस्टर के प्रभारी जो इन्होंने बताया 3 लोगों का नाम, वो लगातार काम कर रहे हैं। और केवल यहाँ काम नहीं कर रहे हैं, मैं आपको इसमें और जोड़ दूं, ये तीनों क्लस्टर के प्रभारियों ने अपने अपने लोकसभा क्षेत्रों में धरातल पर काम किया, और धरातल पे काम करने के बाद अपनी रिपोर्ट तैयार की। फिर उसके बाद उन तीनों क्लस्टर प्रभारियों से दिल्ली में जेपी नड्डा और अमित शाह ने बुला करके तमाम देश भर के क्लस्टर प्रभारियों से चर्चा की। उसमें छत्तीसगढ़ के भी 3 क्लस्टर प्रभारी शामिल थे। तो भारतीय जनता पार्टी बहुत गंभीरता से चुनाव की तैयारी कर रही है, और 2024 का लोकसभा चुनाव तो उसके पास काफी महत्वपूर्ण है। तो उसमें कहीं कमी नहीं है। कांग्रेस भी तैयारी में है, कांग्रेस भी लगातार अपनी तैयारी कर रही है। लेकिन कांग्रेस की स्थितियां थोड़ी सी अलग है। बीजेपी में जो संगठनात्मक ढांचा है वो काफी महत्वपूर्ण है। आपने देखा छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में इतना बड़ा बदलाव हो गया और कहीं से एक चूक की आवाज नहीं आई। जी संगठनात्मक पार्टी है और संगठन में काफी ताकत होती है। जी कांग्रेस में उस तरह से संगठनात्मक ढांचा नहीं है जिसका नुकसान उसको चुनाव में उठाना पड़ता है। जी अब सचिन पायलट के कंधों पर भार है। वो किस तरीके से पूरी पार्टी के तमाम छत्रपों को, कार्यकर्ताओं को, सबको एक करके, कार्यकर्ताओं में जोश भर के और जीतने वाले उम्मीदवार को सामने ला करके किस तरीके से चुनाव लड़ते हैं, इस पे डिपेंड करेगा चुनाव का परिणाम। क्योंकि सामने जो है चुनौती वो भारतीय जनता पार्टी से है।
मोदी के नाम पर चुनाव लड़ा जाएगा। और अभी आपने कहा कि राम मंदिर का अभी जो मामला है वो भी ताजा ताजा है, लोगों की भावनाओं से जुड़ा हुआ है और उसमें कांग्रेस ने जो गलतियां कर दी है वो भी लोगों के सामने है। तो इन चुनौतियों से सचिन पायलट किस तरीके से निपटेंगे, ये सचिन पायलट देखने वाली बात है, क्षमता पर निर्भर करेगी। जी, ये देखने वाली बात है। संजय देवांगन जी, संगठनात्मक रूप से आप कमजोर हैं, चाहे कहीं भी हो, छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, ऐसा बिखराव देखने को मिल रहा है। अभी आप लोग अपने आप को समेट रहे हैं और कारण भी बग्गा साहब ने बता दिया कि इस तरह से आप लोग कमजोर हैं, ये लोग चुनाव में आपसे आगे हैं। इसकी तस्दीक यानी कि इस पर मुहर लगा दी हमारे वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर संजय शेखर ने। क्या कहेंगे संजय देवांगन जी अपने कांग्रेस के बिखराव के बारे में? जी, सर्वप्रथम तो बात यह है सत्यों को स्वीकार करना चाहिए। आपने प्रश्न किया और बग्गा जी ने आपको टैग लगा दिया पार्टी का। चलिए वो छोड़िए, आप भी लगा सकते हैं ना, आप भी लगा सकते हैं, वो हमारे ऊपर फर्क नहीं पड़ता। देखिए, प्रवक्ता लगाते हैं टैग, लगाते रहे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो सही रहेगा हम वही कहेंगे। कुशवाहा जी, बोलने का अवसर मुझे भी दें, मेरे समय पे भी पूरी बात को रखने दें। बिल्कुल। आपको बता दूं, जो छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के पूर्व जो भाजपा तैयारी करी थी, उनके चारों खाने थे, उनके पास कोई मुद्दा नहीं थे। वो ये देख रहे थे कि छत्तीसगढ़ के अंदर कौन प्रत्याशी कमजोर है, जिसके खिलाफ हम प्रत्याशी उतारे और छत्तीसगढ़ में स्थान बनाए। और उन्हें भी विश्वास नहीं था कि ये परिस्थितियां, ये रिजल्ट आएंगी। आपके चैनल के माध्यम से आपने भी कांग्रेस के लोग, मेरे को आपने बधाई भी दे चुका था कि पुनः सरकार बनने की। तो ये परिस्थितियां जो निर्मित हुई, परिस्थितियां बदली, उस बात पे हम नहीं करते। लेकिन ये है कि किसी भी चुनाव मैदान में उतरने से पहले आप तैयारी ना करें, ये तो संभव नहीं है। दूसरी बात, मुद्दों की बात को लेकर के चुनाव, अब भाजपा मुद्दों की लेकर के चुनाव मैदान पे आ जाए, इनके पास सिर्फ दो ही मुद्दे रहते हैं, एक तो हिंदू मुस्लिम राम मंदिर और मोदी। ये देश पे, देश की व्यवस्था पे, किसानों के बात पे, मजदूर की बात पे, महिलाओं की सुरक्षा की बात पे, इस पर आकर के मैदान पे चुनाव लड़े ना, ये उस पे चुनाव नहीं लड़ते। उसका परिणाम है जो अभी प्राण प्रतिष्ठा, जिसके लिए जो मठाधीश थे, जिन्होंने भी विरोध किया, जिन्होंने भी बात को रखी कि पूर्ण निर्माण के बाद होनी चाहिए, लेकिन ये लाभ लेने के लिए 22 जनवरी का तारीख अपने से तय किया। हम उधर प्राण प्रतिष्ठा पर मैं बोलना नहीं चाहता था संजय देवांगन जी, लेकिन कुछ हम भी पढ़े लिखे हैं। नहीं, आपने अब एक बात उठा दी ना, तो सुन लीजिए। नहीं, आपने एक बात उठा दी, सुन तो लीजिए संजय देवांगन जी, आपने एक बात उठा दी कि पूरी जो मंदिर निर्माण नहीं हुआ था उसमें प्राण प्रतिष्ठा हो गई। अब जल्दी से इस बात को हम खत्म करना चाहेंगे, समय भी कम है, लेकिन एक बात बताइए, रामायण आप भी पढ़े होंगे, रामायण हम भी पढ़े हैं, रामचरितमानस आप भी पढ़े होंगे, रामचरितमानस हम भी पढ़े हैं, लेकिन एक बात बताइए, जब सेतु बांधना था राम को लंका जाने के लिए, तो कौन से मंदिर का निर्माण हुआ था? स्थापना तो हुई थी ना शिवलिंग की, प्राण प्रतिष्ठा तो हुई थी, उस पर पूजा तो हुआ था, बाद में मंदिर बना अलग बात है। फिर ये कौन सी बात आप लोग करते हैं, समझ में नहीं आता हमारे। सुन लीजिए कुशवाहा जी, जी सुनाइए। कुशवाहा जी सुनेंगे, आप मेरे से तर्क करेंगे, बताइए। जी, मैं ये बात कह रहा हूं, रामायण आपने भी पढ़ा है, रामायण हमने भी पढ़ा है, और लगभग हिंदू धर्म मानने वाले सभी को थोड़ा बहुत जानकारी सभी को है। लेकिन जो ऋषि मुनि है, जो 24 घंटे जो रामायण पे लीन है, जो पूजा पाठ पे है, जो हमें मार्ग दिखाते हैं, अगर उनके मन में कहीं कोई बात है, उस बात को ना करें। हम राम के अस्तित्व पे, हम रामायण पे हम कहीं बात नहीं कर रहे हैं, ना हम प्रश्न नहीं उठा रहे हैं, लेकिन हम राम के नाम पे राजनीतिकरण की बात को कर रहे हैं, जिस बात को लेकर के आए हैं। मैं एकमात्र एक प्रश्न रख रहा था, जिसको आपने मुद्दा बना दिया। सुन लीजिए, जल्दी से खत्म कीजिए ना अपनी बात। जी, अरे मैं उसी बात बोल रहा हूं कि देश की व्यवस्था पे, जो अभी वर्तमान पे देख लीजिए, जो ड्राइवरों को लेकर के जो इन्होंने कानून
पास किया है, जिसके लिए पूरे देश में अरे कहाँ ड्राइवर पहुंच हड़ताल गए? कर दिए। इस विषय पे लेकर के उनको उस विभाग के मंत्री हैं या उस विभाग के ट्रांसपोर्टिंग कहाँ लाइन से पहुंच गए जुड़े हुए देवेंद्र लोगों जी? से चर्चा करनी थी, तो ये देश में ये व्यवस्था नहीं बिगड़ती। जो 3 काले कृषि कानून लाए थे जिसमें जब 800 ये से अधिक इतनी लोगों ने गलतियां जान कर गंवाई, रहे हैं, इस बात को नहीं, लेकर के करनी चाहिए। अब मैं रोकना चाहूंगा जो आपको। महिलाओं के सुरक्षा को अब मैं लेकर के रोकना बात चाहूंगा में है, आपको। अब उसको मैं लेकर रोकना के चाहूंगा। नीचे आना चाहिए। अब मैं रोकना चाहूंगा। ये जो गलतियां आप गिना रहे हैं, ये सिर्फ कांग्रेस की नजर में है या जनता की नजर में भी है? माफ कीजिएगा संजय देवांगन जी, जो गलतियां आप गिना रहे हैं ना, जो गलतियां आप, सुनिए 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 सुनिए, सुन लीजिए सुनिए, जो गलतियां आप गिना रहे हैं, जो गलतियां सुनेंगे नहीं कुशवाहा जी, तो मैं बताऊंगा कैसे? अरे सर, आप ही तो बता रहे थे, तो मेरी भी कुछ सुन लीजिए ना। जो तर्क है, जो तर्क है उसको सुन लीजिए। यहां बहस हो रही है, डिबेट ही हो रही है। सर, अगर गलती इनकी है और जनता पब्लिक डोमेन में वो गलती जा रही है, तो आप सफल क्यों नहीं हो पा रहे हैं? इसका जवाब दीजिए। सुन लीजिए बात को। अभी जिस ड्राइवरों की हड़ताल को लेकर के था, ये कोई कांग्रेस ने नहीं करवाई थी, इसके लिए कोई राजनीतिक पार्टी इन्वॉल्वमेंट नहीं हुआ था। इनके नीति कानून बनने में स्वतः है उस लाइन से जुड़े हुए लोग। समय समाप्ति की ओर है सर, समय समाप्ति की ओर है। एक बात का जवाब दीजिए। आपकी सारी बातें मैं मानने के लिए तैयार हूं, मैं आपकी सारी बातें मानने के लिए तैयार हूं, लेकिन एक बात बताइए, बीजेपी गलती पर गलती करती जा रही है, बीजेपी गलती पर गलती करती जा रही है और कांग्रेस असफल होती जा रही है। हमारे समझ में बात नहीं आ रही, इसे आप समझा दीजिए। बग्गा साहब जल्दी से उसके पास, बग्गा साहब के पास आएंगे जी, उसके बाद जी। इस समय देख लीजिए, एक लाइन में दे दूंगा, ज्यादा नहीं, क्योंकि मेरे को लगता है आज मेरे सुनने वाले हैं नहीं आप, इसलिए बात ज्यादा रख नहीं पाऊंगा। लेकिन इस लोकसभा चुनाव पे जनता के बीच हम जब जाएंगे तो बिल्कुल आपको जवाब मिलेगी, देश की जनता जवाब देगी भाजपा को। इस समय लोकसभा चुनाव पे कुशवाहा जी से ज्यादा नहीं बोलना चाहूंगा, क्योंकि आज आप सुनेंगे नहीं मेरी और मैं ज्यादा आपको समझा नहीं पाऊंगा। मुझे ऐसा लग रहा है आपकी बातों से आकर। बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं लगना चाहिए आपको। आप हमारे मेहमान हैं, तर्कों पर हम चुप नहीं रह सकते, तर्कों पर हम चुप नहीं रह सकते और आपको प्रश्न का जवाब देना ही होगा, तार्किक देना होगा। जब तक तार्किक जवाब नहीं देंगे, तार्किक ही दे रहा हूं। ठीक है, आपको लगता है, ठीक है। बग्गा साहब, आप कुछ कहना चाहते हैं? जल्दी से कहिए, हमारे पास समय बिल्कुल भी नहीं है। मैं कांग्रेस के प्रवक्ता मित्र की सिर्फ एक बात पे असहमति दर्ज कराना चाहता हूं देवेंद्र जी। इन्होंने कहा कि भाजपा के पास सिर्फ एक ही मुद्दा है, हिंदू मुस्लिम करके चुनाव में जाती है। मैं उनसे सिर्फ ये पूछना चाह रहा था बीच में कि किस पार्टी ने इमाम और मौलवियों को तनख्वाह प्रारंभ की थी, किस पार्टी ने इफ्तार का आयोजन करना प्रारंभ किया था, किस पार्टी ने हब सब्सिडी देना प्रारंभ किया था। हम जिस समय तीर्थ यात्रा योजना में श्रवण कुमार बनके डॉक्टर रमन सिंह जी जब बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा में विभिन्न धर्म स्थल पर ले जाते थे, एक कांग्रेस आपत्ति करती थी। और हज में सब्सिडी, इफ्तार पार्टी का आयोजन, मौलवियों को, इमामों को तनख्वाह, अरे हिंदू मुस्लिम कौन करता है साहब? ये साफ साफ दिख रहा है। हम तो हिंदुस्तान की जनता की भावनाओं के साथ जनमानस से जुड़ के राजनीति करते हैं। उस पर भी कहीं आपको लगता है कि हम राम जी को लेकर और हिंदुत्व को लेकर काम करते हैं, तो आपको आपका लगना मुबारक हो। और हमें लगता है कि जन भावनाओं के साथ कार्य करने का, राजनीति करने का जो दायित्व जनता ने भारतीय जनता पार्टी के कंधों पर रखा है, हम गर्व के साथ ऐसी राजनीति करना पसंद करेंगे। चलिए ठीक है, डॉक्टर संजय शेखर, जल्दी से, बिल्कुल भी समय नहीं है, जल्दी से, आप कुछ कहना चाह रहे थे, जल्दी से अपनी बात रखिए, जल्दी से। देखिए, मैं कहना, ये राम मंदिर की बात हो रही थी। राम मंदिर का मुद्दा तो जब स्थापना हुई और उससे पहले आरएसएस के समय से, जनसंघ के समय से मुद्दा है, तब से वो लगातार इसको लेकर के चलती रही है, उसके लिए संघर्ष की है, उसको अपने राजनीतिक एजेंडे का विषय बनाया है, उसके लिए संघर्ष किया है। आरएसएस को लोग उसमें शहीद हुए हैं, उनकी मौत हुई है गोलीबारी में, वहां पर बीजेपी के लोग जेल में रहे हैं। तो उसको अगर उसका क्रेडिट अगर ले रहे हैं तो उससे कौन उसको वंचित कर सकता है भाई? जो अब कांग्रेस पार्टी ने राम के इस पे सवाल उठाया और कोर्ट में हलफनामा दिया, तो और बीजेपी उसका समर्थन कर रही, तो बीजेपी तो उसका लाभ लेगी चुनाव में। इसमें इससे उसको कौन और उसको बिल्कुल आप कैसे कह सकते हैं? तो उसका तो एजेंडा रहा है। बिल्कुल, जो किया है उसका फल तो लेना पड़ेगा ना। जो आपने किया उसका फल आप लीजिए और उसका श्रेय लीजिए, और जो बीजेपी ने किया उसका श्रेय बीजेपी ले। लेकिन अब इस चर्चा को और
हम आगे बढ़ाते, लेकिन समय इजाजत नहीं देता। बहुत बहुत धन्यवाद तीनों मेहमानों का, आप आए और अपने अपने विचार साझा किए। तो कुल मिलाकर देखा जा सकता है कि चेहरा चुना जा रहा है, एक ऐसा चेहरा जो जिताऊ हो, जो कि छत्तीसगढ़ के चुनाव में जीत हासिल कर ले। वो 11 चेहरे बीजेपी भी ढूंढ रही है और कांग्रेस भी ढूंढ रही है, लेकिन ये चेहरे तभी जीतेंगे जब पार्टियों द्वारा किए गए कार्यों का हिसाब किताब जनता के करेगी और जनता उसके अनुसार फैसला करेगी कि आखिर वो 11 चेहरे जो हमारा लोकसभा में प्रतिनिधित्व करेंगे वो कौन होगा। फिलहाल ढूंढा जा रहा है और देखा जाता है कि कौन सी पार्टी इन चेहरों को सटीक चुनती है जो जनता को भी रास आए। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।